हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इकोनॉमिक व्यू पॉइंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 के बारे में, यानी कि ईयर 2023 के बारे में कि साल 2023 में हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में ग्रो करेगी या हमारी इकोनॉमी में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी 2023 में, या अगर कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं 2023 में तो हम उन चेंजेस को कैसे समझ सकते हैं और कैसे हम उनके साथ डील कर सकते हैं। तो ये वीडियो इन सारे पॉइंट्स को कवर करेगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में कि 2022 में हमारी इकोनॉमी में कौन कौन से हमें जो एक पॉइंट्स देखने को मिले, जो चेंजेस देखने को मिले, जिससे कि हमारे जो इकोनॉमी थी उसके जो एक ग्रोइंग पैटर्न में चेंज आया। तो वो सबसे जो मेन पॉइंट रहा है और सबसे जो हाईलाइटेड पॉइंट रहा है वो रहा है इन्फ्लेशन का, कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का जो टाइम पीरियड रहा है वो बहुत लंबे समय तक हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर्स यानी कि 9 मंथ्स इन्फ्लेशन हमारी बढ़ती गई है इकोनॉमी में। अभी जो लास्ट क्वार्टर जो चल रहा है हमारा, इसमें कुछ हद तक हमें रिकवरी देखने को मिली है, या हमारी जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो स्लो डाउन हमें देखने को मिला है। तो 2022 में हमें जो ये इन्फ्लेशन का जो इफ़ेक्ट था वो देखने को मिला। अब ये देखना है कि 2023 में भी क्या इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी, या जो हमारी जो इकोनॉमी के जो प्लान एंड पॉलिसीज़ हैं या जो हमारे एफर्ट्स हैं, क्या हम उस इन्फ्लेशन को रिकवर कर पाएंगे या हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है 2023 में, ये देखने का कि क्या हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं या इन्फ्लेशन बढ़ती ही चली जाएगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि अभी जो बताया जा रहा है या जो बहुत सारी बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि जो ईयर 2023 है उसमें ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन देखने को मिल सकता है। तो एक्चुअल में रिसेशन होता क्या है और कैसे हम रिसेशन को समझ सकते हैं, तो आगे इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में जो रिसेशन होता है वो कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, वो भी एक इकोनॉमी का ही पार्ट है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जो इकोनॉमी है, चाहे वो नेशनल इकोनॉमी होती है चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमी होती है, वो एक साइकिल के पैटर्न में ग्रो करती है, जो वो आगे बढ़ती है एक साइकिल के पैटर्न में। ठीक है, तो जो रिसेशन है वो भी उसी इकोनॉमिक साइकिल का ही पार्ट है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती चली जाती है तो उस फेजेस में भी रिसेशन का भी एक फेज़ आता है, एक टाइम पीरियड आता है जिसमें वो भी इकोनॉमी के पार्ट में ही इंक्लूड होता है। तो अब जो हम ये कह रहे हैं कि 2023 में क्या रिसेशन आएगा, तो अगर वो रिसेशन को हम एज ए इकोनॉमी के पार्ट के तौर पे देखें तो डेफिनेटली यस है, क्योंकि रिसेशन भी इकोनॉमी का पार्ट है और जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो वैसे वैसे उसके फेजेस भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर रिसेशन है तो वो कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, वो भी इकोनॉमी का ही पार्ट है। तो अगर रिसेशन आता है तो हम उसको कैसे समझेंगे और हम उसके साथ कैसे डील करेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है, या ज़्यादा उसके कि आपने रिसेशन को एक एज अ प्रॉब्लम देखा या आपने देखा कि रिसेशन कोई एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में रिसेशन होता क्या है। देखो, जैसे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है तो हमारी इकोनॉमी एक पैटर्न में ग्रो करती है। हमारी एक जो इकोनॉमी है वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती चली जाती है। हम अपनी इकोनॉमी को जो एनालाइज करते हैं वो हम करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे और ईयर के बेसिस पे। ठीक है ना, हम अपनी इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हम क्वार्टरली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर में हमारी इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, सेकंड क्वार्टर में हमारी इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है ना, या फिर हम देखते हैं कि तो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर है ना 12 मंथ्स, तो उसमें 12 मंथ्स में हमारी इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया, तो हम उन बेसिस पे एनालिसिस करते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। हमारी जो प्रेजेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, अगर वो लास्ट इकोनॉमिक ईयर है, जो हमारा लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके कंपैरेटिवली अगर वो स्लो डाउन हो जाती है तो हम उसको एज अ रिसेशन टाइम पीरियड काउंट करते हैं कि जो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो एक रिसेशन के फेज़ में आगे बढ़ रही हैं। तो जब हमारी इन सिंपल वर्ड्स में आपको अगर कहूँ तो ये है कि अगर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लास्ट ईयर के कंपेयर में
स्लो डाउन हो जाती है, तो वो एक रिसेशन का टाइम पीरियड कहलाती है। अब रिसेशन आने के रीजंस बहुत सारे होते हैं, बट इम्पैक्ट आपको एक रिसेशन देखने को मिलता है कि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो स्लो डाउन हो जाती हैं। ठीक है, अब ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, क्योंकि ग्लोबल एक बिग पिक्चर, एक ओवरऑल सिनेरियो होता है, ठीक है ना। उसके जो अगर हम उसको एनालिसिस करने के लिए हम उसको जब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, तब हमें पता लगता है कि एक्चुअल में वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से रिसेशन देखने को मिला है ओवरऑल ग्रोथ में, ठीक है ना। तो ये बात होती है रिसेशन की। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप रिसेशन को कैसे समझ सकते हो, या जो रिसेशन का इफेक्ट है उसके साथ कैसे डील कर सकते हो। तो जैसे कि ग्लोबलाइजेशन एरा में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कनेक्टेड होती है थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है ना। तो एक कंट्री अपने कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करती हैं, और कुछ कंट्रीज से वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंपोर्ट भी करती हैं। तो इन ग्लोबल इकोनॉमी में जब रिसेशन का बात आती है, तो हम उसमें ये देखते हैं कि आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिलेशन है वो किसी कंट्री के साथ या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ वो कैसा है। अगर आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है किसी कंट्री के साथ, और उस कंट्री की नेशनल इकोनॉमी में रिसेशन देखने को मिला है, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी नेशनल इकोनॉमी पे भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, तो मान लो कि आप किसी कंट्री से आप किसी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो, ठीक है ना, और उस कंट्री की जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें आपको रिसेशन देखने को मिला है, उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन हुई हैं, और उस वजह से जो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हो उसकी सप्लाई चेन में भी कुछ डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिली है, या जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जब रॉ मटेरियल का ही कॉस्ट में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, तो जो उसका फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस होगा आपकी कंट्री में, उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो होती हैं, ठीक है ना, बट आपके जो एक्सपेंडिचर्स और एक्सपेंसेस हैं वो सेम ही रहते हैं इन रिसेशन के टाइम पीरियड में भी। तो जब आपके एक्सपेंसेस बढ़े हुए रहते हैं और आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो ग्रोथ है वो स्लो रहती है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, रिसेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो एज इट इज़ सेम रहते हैं, बट जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो आपकी ग्रोथ होती है उसमें कहीं ना कहीं स्लो डाउन आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है या जो आपकी लिक्विडिटी की जो एक पैटर्न होता है, जो फ्लो होता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। अब अगर बात करें कि रिसेशन अगर आपका 3 मंथ्स तक रहे, रिसेशन का जो टाइम पीरियड है अगर वो 3 मंथ्स तक रहे, तो आप उसको रिकवर इजीली कर सकते हो। इन अ वेरी लिमिटेड टाइम में आप उसके रिसेशन के इफेक्ट को आप रिकवर कर लोगे। बट अगर आपकी जो इकोनॉमी में रिसेशन का टाइम पीरियड है वो 6 to 9 मंथ्स या उससे आगे बढ़ जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग पॉइंट होता है कि आप अपनी इकोनॉमी की जो एक ट्रैक है आप उसको देखो कि जो आपकी प्लान एंड पॉलिसीज़ हैं उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको वो टाइम रहते हुए ही चेंजेस करने चाहिए, या कोई आपकी जो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कुछ एफर्ट्स करनी है, आपको कुछ ना कुछ उसमें सपोर्टिव हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू हो चाहे वो और किसी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो, आपको वो टाइम रहते ही उसमें आपको उसका सपोर्ट मिलते रहना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आपकी रिसेशन का जो टाइम पीरियड है वो 9 मंथ से आगे बढ़ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो इकोनॉमी है वो उस ट्रैक से अलग हो जाती है, जहाँ पे आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करनी होती है, इकोनॉमी को जो ग्रो करना होता है वो कहीं ना कहीं उससे आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है। तो ये सारी बातें थी रिसेशन के बारे में और उसके इफ़ेक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि 2023 में वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में 2023 में काफ़ी सारी गाड़ियाँ और बाइक्स लॉन्च होने वाली हैं, तो 2023 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो रियल इस्टेट सेक्टर है, रियल इस्टेट सेक्टर्स में भी आपको नए प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, और जो प्रेजेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सेल्स में भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो तीसरा पॉइंट है
वो है शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में। शेयर मार्केट में भी आपको काफ़ी सारे टाइम ऐसे मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, चाहे भले ही वो शॉर्ट टाइम पीरियड की हों, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी जहाँ पे आप शेयर मार्केट में एंट्री कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न पा सकते हो। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप मैं उसको बताता रहूँगा आपको, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम आप अपडेट रहो उससे, और टाइम टू टाइम आपको पता लग सके कि आपको किस टाइम पीरियड में कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और किस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा रुकना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि कई बार हमें क्या होता है कि हम चीज़ों को समझ के और फिर उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी 2023 के बारे में, कि साल 2023 में इकोनॉमी किस डायरेक्शन में आगे जाएगी और उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सो आई एम श्योर जो पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं वो आपके काम आए। इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्पेंड वाइजली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।